मेरा अपमान करने वाला टोटी चोर। देखो भाई, अब जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ये हाथों से निकलती जा रही है, इस पर लगाम लगाना अति आवश्यक हो गया है। Who is known as the father of Indian Constitution? APJ Abdul Kalam. No. Rajendra Prasad. No, father of the Constitution. Constitution when it Rabindranath Tagore. Who is known as the father of Indian Constitution? Oh no GK questions please. It's not GK. It's a basic. No. Jawaharlal Nehru. No, you lose it. Mahatma Gandhi. I have no clue, honestly. Do you know who is the father of Indian Constitution? देखा ना आप लोगों ने, कांग्रेस ने कितनी मेहनत व लगन के साथ देश के युवाओं के लिए अंबेडकर जी के बारे में पढ़ाया था, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया था। जब से ये बीजेपी आई तब से ये लोग अंबेडकर के बारे में भूलते जा रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि जो मेरी पहली स्पीच थी उससे अच्छी स्पीच मेरी बहन ने आज दी है पार्लियामेंट में, ओपनिंग स्पीच प्रियंका जी। उन दोनों के वही दोनों स्टैंडर्ड हैं। उनसे पहले उनकी माताजी वो उस टाइप का स्टैंडर्ड उनके लिए होंगी कि हमने माताजी से अच्छा बोला। अब माताजी तो 2 शब्द नहीं बोल पाती हैं हिंदी के, तो राहुल इस बात से खुश होगा कि मैंने अपनी मम्मी से अच्छा बोला, और प्रियंका इस बात से खुश होगी कि मैंने राहुल से अच्छा बोला। उनके ये अवार्ड अपने ही घर में, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग अपने ही फिल्म फेयर बांटते रहते हैं ना घर में, वैसे ही इन लोग अपने घर में अवार्ड बांटते रहते हैं। तो राम राम मेरे प्यारे युवानों की हालचाल में जावा, एक बार फिर से सबको स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन एटीट्यूड में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। यहाँ क्या करो जी? तो ट्रेन पकड़ने आए। ट्रेन पकड़ने? ट्रेन यहाँ पकड़ाती है कि स्टेशन पर? यहाँ तो काफिरों ने हमें रोक लिया, लेकिन कहाँ रोकेंगे। मदरसे का तालीम कभी खाली नहीं जाएगा, रेल याद होके रहेगा। देखो, इस घटना का काल्पनिकता से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, ये 100% सच्ची घटनाओं से आधारित है। ये जी चर्च बन रही है और पंजाब पुलिस खुद भी पी रही है चर्च। रुको ना, इधर आओ भाई। ये जी पंजाब पुलिस भाग रही है और चर्च बेच भी रही है और पिलवा भी रही है। नहीं भाई, इधर आओ, नहीं भागने दूंगा आपका। ये जी वो पुलिस वाला है जो ये लोग क्या हमारी हिफाजत करेंगे। ये पुलिस जो है कि ये चर्च बेच रहा था और जो है कि ये इसको हमने पकड़ा, अब ये भाग रहा है आगे हमारे, ये रुक नहीं रहा। सीसीपीओ साहब, क्या ये अवाम की हिफाजत कर सकेंगे? जिन्होंने खुद चर्च पकड़नी होती है वो खुद चर्च पी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। ये जा रहा है, ये देखें जी, रुक नहीं रहा। ये आगे कैंट की तरफ भाग रहा है कि जहाँ पे हमारा कैमरा काम ना कर पाए, क्योंकि कैंटों में कैमरे की इजाजत नहीं होती। इस वीडियो में जिस पंजाब की बात हो रही है, हमारे यहाँ का नहीं, पंजाब के पाकिस्तान की बात हो रही है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ का पंजाब भी इससे कम पीछे नहीं है। The return and also the money which have been claimed by the ED is this one, 22,280 crores. तो मोदी सरकार ने देश का पैसा यानी कि आपका पैसा लूटने वाले घपलेबाजों की खटिया खड़ी कर दी। भारत के सरकारी बैंकों को हजारों करोड़ की चपत लगाकर विदेश भागने वाले कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी समेत कई भगोड़ों से मोदी सरकार पाई पाई का हिसाब वसूल कर रही है। कांग्रेस के द्वारा और पूरे विपक्ष के द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तब से नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे कई डिफॉल्टर्स देश छोड़कर भाग गए हैं, और ये बीजेपी सरकार की नाकामी को दर्शाता है। वैसे तो इस बात को आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे, बट फिर भी जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना चाहूंगा कि विजय माल्या को 8,040 करोड़ का लोन उस वक्त दिया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपी की सरकार सत्ता में थी, ना कि बीजेपी सरकार ने लोन दिया था। जब यूपी की सरकार थी तब 2004 से 2009 के बीच हमारी सरकारी बैंकों ने विजय माल्या को बार बार लोन दिया, और जब 2010 में वो डिफॉल्टर बन गया उसके बाद उस पर कार्रवाई करने की जगह से पुनर्गठित यानी कि रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। कुल मिलाकर 2004 से 2014 तक सब कुछ ठीक था, क्योंकि उस समय पर कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। अब यहीं पर मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब तक मेहुल चौकसी, नीरव मोदी व विजय माल्या जैसे लोगों की मौज थी और ये देश को लूटकर देश में रह भी रहे थे। लेकिन जैसे ही 2014 के बाद से मोदी जी की सरकार सत्ता में आती है यानी कि बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है, इन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है। क्योंकि जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तब ऐसे सारे के सारे डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई होना स्टार्ट हो जाती है, और इसी के चलते इन्हें अपना बोरिया बिस्तर उठाकर यहाँ से भागना पड़ता है।
अन्यथा फिर ये जेल में दिखाई देते। यूपीए सरकार यानी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 31 दिसंबर 2016 तक लगभग 9,130 बिलफुल डिफॉल्टर्स पर 91,155 करोड़ का कर्ज बकाया था। अब आप सोचिए कि यदि मोदी सरकार आज भी सत्ता में नहीं आई होती तो आज भी ये देश में रहकर ही देश को लूट रहे होते। बाकी का आप लोगों को बता दूं कि ये बिलफुल डिफॉल्टर्स कौन होते हैं। बिलफुल डिफॉल्टर्स वो लोग होते हैं, वो कंपनियां होती हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा तो होता है, जो पैसा लौटाने में सक्षम होते हैं, बट उसके बावजूद भी जानबूझकर अपना कर्ज या लोन बैंकों को वापस नहीं लौटाते हैं। जिनका ओवरऑल उद्देश्य यही होता है कि बैंकों से लोन लेना, कर्ज लेना, उसके बाद गायब हो जाना, बैंकों को धोखा दे देना। तो 2016 के अंत तक हमारे देश में लगभग 9,130 बिलफुल डिफॉल्टर्स थे और इन पर 91,155 करोड़ का कर्ज बकाया था, जो कि इन लोगों ने जानबूझकर नहीं लौटाया था। और ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाएगा जब तक उसमें जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी मिली भगत भी शामिल ना हो। लेकिन जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आती है तब कहीं जाकर ये सिलसिला बंद होता है। अगर मोदी जी की सरकार सत्ता में ना आती तो ये सिलसिला ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता। फिलहाल ईडी व अन्य एजेंसियों ने नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे भगौड़ों की संपत्तियों को जब्त करना स्टार्ट कर दिया है। जो विजय माल्या, उसके पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया गया। विजय माल्या की प्रॉपर्टी से 14,000 करोड़ की रिकवरी भी की जा चुकी है। विजय माल्या के अलावा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी भी कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट शासन की ही देन है। ये लोग पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ के घोटाले के जरिए भारत को लूटने में कामयाब हुए थे। कुल मिलाकर जो कांग्रेस सरकार की नीतियां थी वो कुछ खास लोगों को ही फायदा पहुंचाने तक सीमित थी, लेकिन मोदी सरकार हर भारतीय की मेहनत की कमाई को बचाने वापस लाने में जुटी हुई है। जनाब अब होगा पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा? हाँ। अबे क्या बैंक लूट ली क्या? अरे बैंक नहीं लूटी, हमारे वजीर आलम ने कहा है अब चाइना को हम 3 करोड़ गधे बेचेंगे, फिर होगा पैसा ही पैसा। और 3 करोड़ गधे बेचोगे? यस। ओए लगे हाथ एक हमारा भी बिकवा दे यार, अकेला ही 3 करोड़ का है गधा। हाँ? कौन? पप्पू। अबे तुमको भी पता है? अरे गधे को शकल से पहचान लेते हैं हम। ओए गधा वैसे गधा है, लेकिन वो हमारा गधा है, फालतू ना बोलिए। आई एग्री, गधा जरूर है लेकिन वो हमारे देश का। और हाँ, इस गधे का नाम भाई कमेंट सेक्शन में कोई भी मत लिखना। मोदी सरकार में विकास हुआ है या सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल? हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। नहीं, हिंदू मुस्लिम का खेल खेला गया है, वही खेला जा रहा है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हिंदू मुस्लिम ही करा जा रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। ये बुरखे को देख के ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। सही बात बता रही हूँ मैम। मोदी ने हिंदू मुसलमान किया है और डंके की चोट पे कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद 2024 तक हिंदू मुसलमान किया है। पहले मुसलमान होता था और अब हिंदू मुसलमान हो रहा है। कैसे कि नरेंद्र मोदी ने सारा योजनाओं में सबको फायदा पहुँचा है। नरेंद्र मोदी ने हर विकास की सुविधा में हर मुसलमान और हर हिंदू को सुविधा पहुँचाए। वक्त बोर्ड बना दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। हज पे सब्सिडी मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। वक्त बोर्ड बना दिया तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। मदरसों को फंडिंग मिल रही थी तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। पर भारत का प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होकर लोकतंत्र के मंदिर में कह देता है सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू मुसलमान हो गया। तो हम कहते हैं डंके की चोट पर कल भी होगा, आज भी होगा, परसों भी होगा। और किसी को दिक्कत है तो दिक्कत लेते रहो। एक समय था जब हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होता था, लेकिन जब से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम होने लगा तब से इन्हें समस्या हो गई है। देखो एक बात याद रखो, मैं केवल हिस्ट्री के रूप में आपको बता रहा हूं कि दुनिया में जिस देश में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खत्म हो। नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर अपनी कोई भी राय नहीं दी, उन्होंने इतिहास से उठाकर बस आपको फैक्ट बताया, बट इसके बावजूद भी बहुत से लोगों को मिर्च लग रही है। तो बताना चाहूंगा सच कड़वा ही होता है। पुष्पमित्र सिंह ने इस देश के अंदर यहां से लेकर अफगानिस्तान तक पूरे देश में उसने जो है बौद्ध मठों को जमीन में दफना दिया। आपका नाम बताइए, हवा मत दफना दिया था। कोट करिए सोर्स और एविडेंस नहीं, एविडेंस किताब बताइए। फंस गया। अमीर जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला कि बौद्ध धर्म को नष्ट किया गया। तो मेरे बात आप नहीं बता पाए, मैं किताब का नाम आप किताब कोट करो। किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरा भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 BC में, पुष्यमित्र हुआ 182 BC में। 90 साल के बाद अशोकावदान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, पब्लिश्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014। उसमें है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229
39 उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेजन ऑफ मुसलमान। भाई वो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, मारते कम घसीटते ज्यादा। बोलने से पहले एक बार देख लिया करो किसके सामने खड़े हो, किसके सामने बोल रहे हो, और सोच समझ कर ही बोला करो। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और कल वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी, जिस वीडियो में मैंने अम्बेडकर जी के बारे में डिटेल्स में बात की है, तो जाकर इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिएगा। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से एक कार्टून बनाया गया था जब कांग्रेस की पार्टी सत्ता में थी, और ये कार्टून हमारी बुक्स में भी पढ़ाया गया था। इस सब पे मैंने डिटेल्स में बात की है। एक बार जाकर यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।